इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 57 पैसे आज महंगा हुआ है और इतना महंगा होने के बाद 236 रुपए 50 पैसे पर अब ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त ये बुलंद तरीन सतह है डॉलर की, जो कि इंटरबैंक में रिकॉर्ड की गई है 236 रुपए 50 पैसे, और आज 3 रुपए 57 पैसे महंगा होने के बाद 236 रुपए 50 पैसे पर पहुंचा है और इंटरबैंक में डॉलर तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। जी बिल्कुल, रुपए की कदर में कमी आती जा रही है और डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा तो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आगे आने वाले वक्तों में कोई कमी देखी जाएगी? देखिए, आगे आने वाले दिनों की एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन मसला अभी सबसे बड़ा ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली डिले की तरफ है। अगस्त के लास्ट में अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर की ट्रांच जो है वो मिलने की तवक्कुआत हैं। इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये सबसे बड़े दो रीज़न हैं। इसके अलावा जो रवां बर माली साल में जो हम देख रहे हैं कि जो कर्ज़ सूद की अदायगी करनी है, इसके लिए 21 अरब डॉलर का इंतज़ाम करना होगा। ये वो अमाउंट है जिसमें कुछ मैच्योरिटीज़ भी हो रही हैं, कुछ मैच्योरिटी भी हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस हैं, इसकी पेमेंट भी है, डेट की पेमेंट है, सारी चीज़ें जो है वो साथ हैं और रुपए पे दबाव जब बढ़ता जा रहा है। इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जिब्रान साहब। जिब्रान से बताएँ कि आपके ख़्याल में डॉलर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजूहात क्या हैं? देखिए, जो आईएमएफ से जब तक हमारे जो अब 1.2 बिलियन जो आने के हैं, जब तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते, जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। इसके साथ साथ डॉलर की जो डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है और साथ साथ सप्लाई जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। जिस तरह देखा हमें माजी में जो हुकूमत ने इम्पोर्टेड आइटम पे पाबंदी तो लगा दी, लेकिन फिर भी इसकी जो रिक्वायरमेंट अब फुलफिल नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट आप देखें इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं, इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, ये सब छोटे छोटे फैक्टर एक जाके, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट पे भी आप देख रहे हैं और सब मनी मार्केट पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिब्रान से हमारी बात हुई, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ख़बरें जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब रुपए पे दबाव जो है मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी ये है, हमारे कुछ तज्ज़ियाकारों से भी बात हुई, ज़रूरी ये है कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बैठ के मशावरत करनी चाहिए कि इकॉनमी के लिए कोई वन लाइन एजेंडा बनना चाहिए जिसकी वजह से रुपए को काबू में किया जा सके और डॉलर को काबू में किया जा सके और जो रुपए की कदर है उसको मुस्तहकम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आपने अपडेट किया। उम्मीद है पाकिस्तान की आईएमएफ से 1.2 अरब डॉलर हासिल कर लेगी और मूडीज और फिच की ये रिपोर्ट है। फंड्स मिलने से रुपए और बॉन्ड्स पर से दबाव कम होगा। आईएमएफ कर्ज की मंजूरी से दीगर इदारों से इजाफी फंडिंग मिलना आसान होगी। फंड्स मिलने से एतमाद बहाल होगा। सियासी हलचल और आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर सरमायाकारों के लिए तशवीश का बाइस है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, एक तो ये अमाउंट कब तक मिल सकती है और दूसरा 1.2 अरब डॉलर्स किस हद तक मददगार होंगे हमारी मईशत के लिए? जी, मिस्टर इस्माइल साहब ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगस्त के तीसरे हफ्ते में आईएमएफ का बोर्ड का इजलास होगा, जो कि बस एक फॉर्मेलिटी होगी और उसमें 1.2 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन उससे सहारा तो मिलेगा, लेकिन इस दौरान जो हमारी जरूरत है और जो किल्लत का सामना है उससे आपने देखा कि मुसलसल जो है डॉलर न्यू हाई बना रहा है। फिच और मूडीज ने दोनों ने इस बात की निशानदेही की है कि उससे मिलने से हमें दूसरे जो इदारे हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इन सब से भी मजीद लोन मिलने की उम्मीद हो जाएगी और साथ ही सऊदी अरब से भी पैसे। लेकिन ये जब पैसे आने में जो ताखीर है, इससे जो है मुसलसल जो है रुपए पे दबाव है और उसकी कदर जो है पिछले 3 से 3.5 माह में तकरीबन 54 रुपीज कम हो चुकी है, जो कि तशवीशनाक बात है। और उससे इन्फ्लेशन, महंगाई है, वो मजीद इजाफा होगा। नए नंबर्स अगस्त 1 को आएंगे, वो देखें क्या लेते हैं, क्योंकि पिछली दफा भी 20% से ज्यादा जो है महंगाई तजावुज कर गई। ठीक है हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। मुल्क में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी। डिफ़ॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मार्केट में मुस्बत सिग्नल्स भेजे जाएं। तो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। मुल्क में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी। डिफ़ॉल्ट के खदशात कम हो चुके। ज़रूरत इस अमर की है कि मार्केट में मुस्बत सिग्नल्स भेजे जाएं। Basically, right now, to ensure that what I know everybody understands. I know we're not going to default. The Governor State Bank knows we're not going to default. The Prime Minister knows we're not going to default. Not just that we have inside information that this thing, but that we know that all the balls that we have in the air, you know, I mean, everything is... They're going to land where they need to land. Yeah, and so we're not going to default. Inshallah. But I need to send a positive signal to the market. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नौजवानों को बेहतर तालीम और रोज़गार न दें तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती। नौजवान हमारा असासा है, इन्हें बेहतर सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। अरकान पार्लियामेंट को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होगी। मुल्क की मुआशी तरक्की का इन्हिसार इसकी पॉलिसीज पर होता है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 2/3 आबादी नौजवानों की है, और अगर हमने अपने नौजवानों को बेहतर तालीम, सेहत और रोज़गार न दिया तो फिर इसके हमारी मईशत पर ही नहीं, हमारी सियासत और मुआशरत पे भी तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। तरक्याती बजट अगर सुकड़ रहे होंगे और उन तरक्याती बजट्स के अंदर जो समाजी शोबे हैं उनके लिए खातिर खा वसाइल फराहम नहीं किए जाएंगे तो हम कभी भी इन अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा पार्लियामेंटेरियंस का ये फ़र्ज़ है कि जब वो बजट बनाते हैं, बजट को मंजूर करते हैं, तो उसमें इस बात को यकीनी बनाएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए जो वसाइल दरकार हैं वो फराहम किए जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कराची में हालिया बारिशों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया है। बेशतर शाहराहें ज़ेर-ए-आब हैं। डिफेंस के मुख्तलिफ फेसेस में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी से। जी शुएब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों का जो ये तीसरा स्पेल है जो कि जारी है कराची में, इसके साथ साथ जो बारिशों का जो पानी है वो सड़कों पर अब तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कई सड़कें ऐसी हैं जो कि अब ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो हमें कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही। शहरी बहुत ज़्यादा नाला है कि उनके इलाकों से जब वो पानी नहीं निकाला गया और उनको गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से वो इलाके जो कि कच्चे इलाके हैं या फिर शहर के सेंट्रल के इलाके हैं, इसी तरह ही पोर्श इलाकों में भी अगर देखा जाए तो पानी की बड़ी जो है वो सड़कें जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। ये इलाका डिफेंस ख़याबान शहर फ़ेज़ 6 है, जहाँ पर जो है वो अक्सर डिफेंस की अपनी मशीनरी, कैंटोनमेंट की अपनी मशीनरी होती है जो कि मौजूद होती है और यहाँ से पानी निकाला जा रहा होता है, लेकिन इस बार वो भी कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं दी है। जो कराची में जारी बरसात ने अदालतों के अहाते को भी कीचड़ कर दिया। गंदगी और कीचड़ ने सिंध हाई कोर्ट आने वालों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं लियाकत अली राना। हम इस वक्त सुबह सिंध की सबसे बड़ी अदालत सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ऐसे लगता है कि ये सिंध हाई कोर्ट नहीं बल्कि कोई कचरे खाने का इलाका है जहां गंदा गटर का पानी खड़ा है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता 2 से 3 साल से ऐसे ही हो रही। जैसे ही बारिशों का मौसम आता है तो सदर और इर्द गिर्द के तमाम इलाके का जो बारिश का और गटर का पानी होता है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ सिंध हाई कोर्ट की इंतज़ामिया का हाल भी बिल्कुल सिंध हुकूमत की तरह है। कोई पानी निकालने के लिए कोशिश नहीं करता। एक गाड़ी हमें नज़र आ रही है, एक ट्रैक्टर हमें नज़र आ रहा है जो पहले जिसने जजेस के रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की, अब वो मेन बिल्डिंग के प्रिंसिपल बिल्डिंग के सामने आके सफाई करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना सिंध हाई कोर्ट के स्टाफ को करना पड़ा, क्योंकि बायोमेट्रिक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगती है, वो हाज़िरी भी नहीं लगा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, जबकि जो अभी तक यहाँ पानी जमा, मज़ीद पानी जमा हो जाएगा। गंदगी है कि बढ़ती जा रही है।
रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन और ना ही यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम किया जा रहा। गुज़िश्ता 3 साल से हर माह जुलाई के महीने में जब बारिशें शुरू होती हैं तो सिंध हाई कोर्ट की हालत ऐसे ही हो जाती है जैसे कोई ये गली के इर्द गिर्द कचरा पड़ा होता है। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है, लेकिन इंतज़ामिया बेहिसी का मुसलसल मुजाहरा कर रही है। जी, सिंध में बारिशों के बाद मंचर झील के पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पानी में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा आबपाशी ने मंचर झील पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर आसिफ अली मेमन। 7 के करीब एशिया की सबसे बड़ी मंचर झील के मकाम पर मौजूद हूँ। सिंध में हालिया बारिशों के बायस मंचर झील के पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नेंग शरीफ और गाज नली का सैलाबी पानी रेलों की सूरत में मंचर झील में दाखिल हो रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मंचर झील में पानी की सतह इस वक्त 116.5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2010 के सैलाब के दौरान 118.2 पर मंचर झील का बंद जो है वो टूट गया था, जिसके बायस 7 समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब आया था। इस वक्त मंचर झील के पानी की सतह 116.5 है, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मंचर झील के पश्तों पर निगरानी का अमल शुरू कर दिया गया है और इमरजेंसी नाफिज की गई है। मंचर झील में आइंदा चंद रोज के दरमियान मजीद पानी में इजाफे का इम्कान बरकरार है। इस वक्त बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने मंचर झील की तफरीह के लिए रुख कर दिया है और बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर मंचर झील पर तफरीह कर रहे हैं। मंचर झील का पानी इस वक्त 116.5 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आइंदा चंद रोज के दरमियान मजीद बढ़ने का इम्कान बरकरार है। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। निपटने के लिए एफसी को एंटी रॉयड पुलिस का दर्जा, इख्तियार या ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ये बात मैंने पिछले दिनों जब एक फितना और फसाद पे बज़िद एक मुसल्लह जथे ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और उसमें इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के जवानों ने और साथ रेंजर्स की मदद से एक बहुत ही उम्दा अंदाज से न सिर्फ उस मुसल्लह जथे को पसपा किया, बल्कि सूरत हाल को इस अंदाज से कंट्रोल किया कि मासवाए टीयर गैस के और रबड़ बुलेट के किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस उम्दा कारकर्दगी के बाद ये बात महसूस की गई कि क्यों ना एफसी को एंटी रॉयड पुलिस का दर्जा देकर उसे इस मामले में एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे ट्रेन किया जाए। और मुझे आज ये देख के बड़ी खुशी हुई है और जिस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने हासिल की है और जिसका मुजाहरा मैंने भी और दीगर यहाँ पे जो सामाईन मौजूद हैं सब ने देखा है, आप यकीन करें कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है वो बेहतर आपने ट्रेनिंग हासिल की है और बेहतर प्रोफेशनल जो है वो आपने महारत हासिल की है। मैं इस पे तमाम नौजवानों को, तमाम एफसी के जवानों को और ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ट्रेनिंग के मरहले में जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और ट्रेनिंग हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कमांडेंट एफसी और आईजी पुलिस इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस सोच को या मेरी इस डिमांड को इतनी जल्दी से और इतने बेहतर अंदाज में, जिसका आज ये आपके अमली मुजाहरे में देख के जो है जिससे अंदाज़ा हुआ है, इसमें जो है वो आपने इसको इस अंदाज से मैं भी ये नहीं सोच सकता था जब ये बात हो रही थी कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि आप इतनी जल्दी जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो एक अमली शक्ल में हमारे सामने जो है वो ला खड़ा करेंगे। मैं इस पर कमांडेंट एफसी और अकबर नासिर खान साहब का ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से मुझे बताया गया है कि 400 के करीब जो है वो जवानों को ये ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो दी जा चुकी है और इस साल 2000 एफसी के जवानों को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके लिए 667 मिलियन की रकम जो आपकी डिमांड थी
اس میں سے 333 ملین کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور باقی ادائیگی جو ہے وہ جیسے ہی آپ 1000 کے فگر سے آگے بڑھیں گے تو اس کو جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جس طرح سے کمانڈنٹ صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی ناانصافی تھی کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے وہ بڑا فرق تھا، اور یہ کو تقریباً 738 ملین جو ہے وہ فائنینشیل کمپلیکیشن تھی اس میں، تو اس کو بھی جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے ایف سی کی جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ کے پی کے پولیس کے برابر ہو چکی ہے، اسی طرح سے پنجاب پولیس کے برابر جو ہے اسلام آباد پولیس کو تنخواہ جو ہے وہ 1 جولائی سے ملے گی۔ اس میں فائنینشیل جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارا جو فائنانس کا محکمہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کافی سارے تقاضے ہوتے ہیں، فائل کے بھی اور نوٹیفیکیشن تک پہنچنے کے، لیکن میں روزانہ اس بارے میں معلوم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج جو صبح میری بات ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے بھی اور فائنانس سیکرٹری سے بھی، 1-2 روز میں یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو کے تو ہے یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کو، آپ کی تنخواہ جو ہے یہ 1 جولائی سے یہ آپ کا حق ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ ملے گی۔ میں اس بارے میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ایف سی کے جوانوں کا راشن الاؤنس کا بڑا معاملہ تھا، اور جبکہ دوسری فورسز کے لوگوں کو 264 روپے، جبکہ ایف سی کے جوانوں کو صرف جو ہے وہ 92 روپے جو ہے وہ ملتے تھے۔ اس مسئلے کو بھی فوری طور پہ حل کیا گیا ہے، اور اب آپ کو بھی انہی کے برابر باقی فورسز کے برابر جو 25,000 سے زائد جوان ایف سی کے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ راشن الاؤنس جو ہے وہ ملا کرے گا۔ یہ بھی تقریباً کوئی 1 ارب روپے سے جو ہے وہ زیادہ کی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ امپلیکیشن ہے۔ اسی طرح سے باقی آپ کو ایک بہترین فورس بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ بہترین ہو، اور آپ کے جو ہے وہ سرو کرنے کے حالات جو ہیں ان میں آپ کو اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین جو ہے وہ فیسلٹیز حاصل ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کی بود و باش کا خیال اس طرح سے رکھا جائے کہ آپ کو اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ آسودگی کا جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے وہ ملے، تبھی ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی نوجوان اور ایک آفیسر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو یہ فائنینشیل جو ہے وہ انٹرونشنز کی گئی ہیں ان کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ آپ کے مالی حالات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور آپ کو فائنینشیل آسودگی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا جائے۔ اس سلسلے میں باقی چیزیں بھی ہمارے پروگرامز میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں تو بڑی ضروری تھیں کہ آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا، آپ کے راشن الاؤنس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا۔ اسی طرح سے جو آپ کے ساتھی جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا ہے، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں جن کے ہم سب مقروض ہیں، آپ سمیت پوری قوم جو ہے وہ ان کی مقروض ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ان لوگوں کے سال ہر سال سے وہ تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے کے جو ہے وہ واجبات جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذمے تھے، اور ان کی میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی جو ہے وہ سال ہر سال سے ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے انشور کیا، میں نے اس بارے میں جو ہے وہ میں مشکور ہوں کمانڈنٹ ایف سی کا اور آئی جی پولیس اسلام آباد کا کہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ میرے سامنے رکھا، اور میں یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب تک لے کے گیا، اور انہوں نے کمال مہربانی سے وہ تمام جو ایک بڑی رقم تھی جس کے متعلق تجویز یہ بھی تھی کہ اس کو آدھا ایک سال، آدھا اس مالی سال میں اور اگلے مالی سال میں کر دیا جائے، لیکن وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم اس کو آدھا کریں۔ تو وہ 30 جون سے پہلے
وہ میں نے انشور کیا ہے کہ تمام فیملیز کو ان کے واجبات جو ہے وہ مل چکے ہیں. اسی طرح سے باقی جو چیزیں اس فورس کے لیے جو ہے وہ مناسب ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرامز میں شامل ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جب تک بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک بہترین فورس بنانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے. اور اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف سابق شوہر نے ایف آئی اے کو درخواست دے دی. بزنس مین عمر فاروق نے سوشل میڈیا پر کمپین چلانے پر درخواست دی. صوفیہ مرزا نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کے خلاف کمپین چلائی. یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے. صوفیہ مرزا جن اکاؤنٹ سے کمپین چلا رہی ہیں انہیں بلاک کیا جائے. یہ درخواست کا متن ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راہیل سعید سے. جی بتائے گا درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی معروف بزنس مین عمر فاروق کی جانب سے اپنی سابقہ اہلیہ جو ہیں اور اداکارہ جو ہیں صوفیہ مرزا ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اہلیہ سابقہ اہلیہ جو ہیں صوفیہ مرزا وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلا رہی ہیں اور مختلف جو ہے وہ بلاگس اور مختلف پیجز کے ذریعے جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے اور ان اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کے حوالے سے غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں. خصوصاً منی لانڈرنگ کے جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. جو درخواست دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن پیجز پر جو ہے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے ان کو فوری طور پر بلاک کیا جائے اور صوفیہ مرزا کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے. 2007 اور 2008 میں جو ہے وہ صوفیہ مرزا اور معروف بزنس عمر فاروق کے درمیان جو علیحدگی ہوئی تھی تاہم ان کے بعد بھی جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ صوفیہ مرزا کی جانب سے مبینہ طور پر غلط درخواستیں بھی جو ہیں وہ ایف آئی اے میں معروف بزنس مین عمر فاروق کے خلاف جو دی گئی تھی جس میں جو ہے کوئی الزامات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئے تھے اور اب دوبارہ جو ہے وہ ان کے خلاف کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی اور اسی کمپین کے بعد جو ہے وہ عمر فاروق نے جو ہے وہ ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ صوفیہ مرزا جو اداکار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے اور تمام جو شواہد ہیں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں کہ کن کن جو بلاگس ہیں کہ کون کون سے صفحات ہیں سوشل میڈیا کے جس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے. ان کے اوپر جھوٹا جو ہے وہ الزام جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا بھی لگایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جھوٹا الزام بھی لگایا جا رہا ہے. بہت شکریہ راہیل سعید آپ نے اپڈیٹ کیا. بلوچستان حکومت کا زیارت آپریشن سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ. حکومت بلوچستان زیارت آپریشن سے متعلق جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتی ہے. محکمہ داخلہ کا یہ کہنا ہے جوڈیشل انکوائری مارے جانے والے افراد کے زیر حراست ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہے. جوڈیشل انکوائری کے لیے عدالت عالیہ کے ایک معزز جج کا نام تجویز کیا جائے. کوئٹہ سے ہمارے رپورٹر سعدیہ جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعدیہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل. حکومت بلوچستان کا زیارت آپریشن کی تحقیقات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری جو ہے وہ محکمہ داخلہ کی جانب سے رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بلوچستان ٹریبونل آف انکوائری آرڈیننس 1959 کے تحت قائم کیا جائے گا. اس میں جو ہے جو زیارت میں آپریشن کیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو کرنل لئیک تھے اور ان کے کزن عمر عبد الرحمان جو تھے ان کے قتل اور اغوا کے خلاف جو ہے ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں 9 مبینہ دہشت گرد مارے جانے کا سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا تھا جس کے خلاف جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. چوہدری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی جبکہ مسلم لیگ کاف کے کارکنوں نے کئی شہروں میں جشن منایا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چوہدری پرویز الہی سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں سیاسی رہنماؤں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. چوہدری پرویز الہی کے حلف اٹھاتے ہی لاہور, راولپنڈی, ملتان, پشاور, کراچی سمیت کئی شہروں میں کارکنوں نے جشن منایا. کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی.